गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आपका पढ़ाई अच्छा से चल रहा होगा, अच्छे ढंग से चल रहा होगा। आपका जो भी प्रिपरेशन है अच्छे ढंग से आप कर पा रहे होंगे और उसके साथ साथ रिवीजन भी कर पा रहे होंगे। तो आज हम लोग साइंस में बायोलॉजी का एक टॉपिक लेंगे, सेल यानी सेल। सेल जो है ये 9th क्लास में भी है, 8th क्लास में भी है, 11th में भी है। लेकिन यहाँ हम जो वीडियो बना रहे हैं वह इस ढंग से बनाया जा रहा है कि क्लास 8 के लिए भी 9 के लिए भी, यानी लेवल का ध्यान में नहीं रखते हुए हम ये बना रहे हैं। फिर जब पढ़ाया जाता है तो उस समय लेवल का विशेष ध्यान रखकर बताया जाता है। तो ये सेल जो है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि सेल आया कहाँ से है। पूरे बायोलॉजी जो है सेल पर बेस होता है ना। इसका जो हम लोग स्टडी करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं साइटोलॉजी बोलते हैं। साइटोलॉजी, लॉजी का मतलब होता है स्टडी होता है, ठीक है। तो सेल का स्टडी हम लोग साइटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। इसमें हम लोग कुछ विशेष बातों का भी ध्यान रखना है। जैसे हम लोग साइंस पढ़ते हैं तो उसमें मेन चीज़ होता है, आप NCERT रीड कीजिए। जितना अच्छे ढंग से आप NCERT को रीड करते हैं, हर लाइन में हर बारीकी से आप उसको अंदर समझते हैं, तो आपका जो ऑब्जेक्टिव होता है, जो कंसेप्ट होता है, वो बिल्डअप होता है और स्ट्रॉन्ग होता है। और साथ के साथ जो सर नोट्स जो लिखाते हैं उसको भी आप उसको बार बार रिवीजन कीजिए, मोर रिवीजन कीजिए। इससे आपको ये आएगा कि आपके अंदर में कॉन्फिडेंस जाएगा और आप अपने ढंग से आप कोई भी चीज़ को रिप्रेजेंट कर पाइएगा। और कोई भी एग्जामिनेशन होगा वो जल्दी से अच्छे ढंग से आप उसका बेहतर परफॉर्मेंस कर पाइएगा। चलिए इस पर आते हैं हम लोग। तो इसमें हम लोग सबसे पहले सेल के बारे में हम लोग डेवलपमेंट पढ़ेंगे। डेवलपमेंट ऑफ सेल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि सेल का डेवलपमेंट कैसे हुआ था, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर आगे बताएंगे, है ना, सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। फिर उसके बारे में हम लोग बताएंगे सेल डिवीज़न जो होता है वो कैसे होता है। बहुत सारा बात है। तो सबसे पहले हम लोग डेवलपमेंट ऑफ सेल के बारे में पढ़ेंगे। डेवलपमेंट ऑफ सेल में सबसे पहले एक जो है साइंटिस्ट नहीं था, वो मिरर बेचने वाला था। यानी 1590 ईस्वी में 1590 में एक साइंटिस्ट आए हुए थे, H. जैनसेन एंड Z. जैनसेन। ये तो साइंटिस्ट नहीं थे, ये तो मिरर बेचते थे, यानी जो आईना होता है उसको वो बेचते थे। उन्होंने एक माइक्रोस्कोप का डिस्कवर किया, ठीक है। इन्होंने एक माइक्रोस्कोप का डिस्कवर किया, माइक्रोस्कोप, ठीक है। माइक्रोस्कोप का इन्होंने डिस्कवर किया। उसके बाद कुछ दिनों के बाद 1665 ईस्वी में, यानी 1665 में एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम है रॉबर्ट हुक, जो आप लोग जानते होइएगा, काफ़ी फेमस नाम है रॉबर्ट हुक। इन्होंने क्या किया था, माइक्रोस्कोप जो बना हुआ था वो माइक्रोस्कोप की सहायता से इन्होंने अपना एक माइक्रोस्कोप बना लिया, है ना। तो वो माइक्रोस्कोप अपने से बना के उसके बाद उन्होंने एक कॉर्क लिया और कॉर्क को काफ़ी पतला किया, इतना पतला किया कि उससे ज़्यादा पतला नहीं हो सकता है। और उस पर उन्होंने क्या किया, अपने द्वारा माइक्रोस्कोप से जो अपना जो बना हुआ था, इसका नहीं, ठीक है, इससे तो आइडिया मिला हुआ था कि हाँ हम लोग कोई भी चीज़ को कैसे मतलब देख सकते हैं। तो ये अपने द्वारा माइक्रोस्कोप बना के, है ना, कॉर्क पे, है ना, इन्होंने रिसर्च किया और पाया कि उसमें बहुत सारे जो है, जो हनी भी होता है, यानी मधुमक्खी का जो छाता होता है, उसके समान छोटा छोटा जो है कमरा है। ऐसे स्टूडेंट छोटा छोटा है, उतना हम बना नहीं सकते हैं, आप इमेज कर पाएंगे, इमेजिनेशन कर पाएंगे, छोटा छोटा कमरा होता है। तो इन्होंने क्या किया, इनका नाम जो है सेल रख दिया। सेल जो होता है लैटिन वर्ड होता है, ये लैटिन वर्ड से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है स्मॉल रूम।
स्मॉल रूम होता है, मतलब छोटा कमरा होता है ना। सेल का मतलब होता है स्मॉल रूम होता है, लैटिन वर्ड से बना हुआ है। तो हम लोग अभी बात कर रहे थे, रॉबर्ट हुक ने 1665 में यानी सेल का डिस्कवर किया अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप से, और उन्होंने ही नामकरण भी किया। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि डिस्कवर कोई किसने किया, तो आप इसका जवाब दीजिएगा। फिर नाम किसने रखा, तो इसका जवाब दीजिएगा, रॉबर्ट हुक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये था जब ये डिस्कवर हुआ, बाद में पता चला ये तो डेड सेल है। अच्छा, आगे हम लोग बढ़ेंगे, डेड सेल और जो लिविंग सेल होते हैं उसमें डिफरेंस क्या होता है, वो हम लोग आगे जानेंगे कि उसमें प्रोटोप्लाज्म होगा और सेल डिवीजन करेगा तो लिविंग सेल होगा, अदरवाइज डेड सेल होगा। उस पर हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे। तो उसके बाद इसके बाद जो है यहाँ इसको मिटाना पड़ेगा, इसको मिटाना पड़ेगा, फिर आगे की बात हम करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, या हम लोग बोल सकते हैं कि इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं अभी सेल का, है ना। इंट्रो पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। उसके बाद हम लोग जब टॉपिक पे आएंगे तो विस्तृत रूप से पढ़ा जाएगा। तो बात कर रहे थे जो डेड सेल का जो डिस्कवर है वो आपका रॉबर्ट हुक नामक साइंटिस्ट कर दिए थे 1674 में, यानी 1674 में एक साइंटिस्ट आए थे एंटोनी लुवेन हुक। आप स्पेलिंग आप मिला लीजिएगा, स्पेलिंग हो सकता है। तो एंटोनी लुवेन हुक ने बैक्टीरिया पे, प्रोटोजोआ पे, सबसे पहले तो बैक्टीरिया पे उन्होंने रिसर्च किया। तो लिविंग सेल पे जो है इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं, उस पर उन्होंने जो है ना सेल का डिस्कवर किया। किसने, तो एंटोनी लुवेन हुक। तो यहाँ से जब क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाएगा कि हु इज डिस्कवर ऑफ लिविंग सेल, तो आपको बताना पड़ेगा एंटोनी लुवेन हुक, यानी 1674। बात यहाँ आ गई। उसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं, आते 1831 में। तो एक साइंटिस्ट आए थे रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने क्या किया था, यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में बताया था। एटम बोल रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस के बारे में बताया था कि जो हमारा सेल होता है उसके अंदर में एक जो है बीच में एक छोटा सा स्फेरिकल जो है ऑर्गेनल्स होते हैं जो सारे ऑर्गेनल्स को कंट्रोल करके रखते हैं, यानी वो मास्टर होता है पूरे सेल का। इसका नाम उन्होंने रखा न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस। तो आपसे पूछेगा कि न्यूक्लियस का खोज कब हुआ है, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, 1831 में किया था। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, न्यूक्लियस के बारे में आगे पार्ट ऑफ, जब हम लोग न्यूक्लियस ये पढ़ेंगे, साइटोप्लाज्म या ये सब पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग विस्तृत से अध्ययन करेंगे। यानी ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ न्यूक्लियस एक चैप्टर हो जाएगा, फिर उसमें क्रोमोजोम, फिर कैसे उसका मतलब वो सेल डिवीज़न में कैसे क्या भूमिका होता है, उसमें हम आगे से पढ़ेंगे। अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है तो थोड़ा थोड़ा बात हम बताएंगे। फिर आगे 1838 से 1839 ईस्वी में एक साइंटिस्ट आया था जिन्होंने सेल थ्योरी दिया था। उस साइंटिस्ट का नाम था स्लाइडेन एवं स्वान, या एम स्लाइडेन, है ना, बोलते हैं पूरे, उतना पूरे नाम उससे फेमस नहीं है, स्लाइडेन और स्वान होता है, एक स्वान भी बोलते हैं। तो इन्होंने इसका क्या कहना था, तो जो सेल का डिस्कवर हुआ था वो तो डिस्कवर उसने कर दिया, और ये पता ही नहीं था कि सेल जो होता है वो सभी जगह पाया जाएगा, यानी जितने लिविंग होते हैं सब में पाया जाएगा, कि किसी में पाया जाएगा किसी में नहीं पाया जाएगा। तो इन्होंने जब सेल थ्योरी दिया तो उससे वो सबसे पहले वो उन्होंने, सेल थ्योरी में बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है लेकिन मुख्य दो बात हैं। इन्होंने एक बात को क्लियर किया कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड बाय सेल, यानी जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सारे के सारे सेल से बने होते हैं, विच इज़ मेड बाय सेल, लिविंग ऑर्गेनिज्म।
जिस प्रकार से हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि जो क्या कहते हैं एटम से ही बना होता है, जितने सारे सब्सटेंस या मैटर होते हैं, उसी प्रकार से जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल से बना होता है। किसने कहा था? तो एम स्लाइडेन और स्वान ने बताया था सेल थ्योरी के हिसाब से। ठीक है, तो आपसे ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेल थ्योरी किसने दिया? तो स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया। कब दिया? तो 1838-39 बोला जाता है। उसके बाद पहला बात तो ये बताया गया कि सेल जो होता है वह क्या होता है? फंडामेंटल यूनिट होता है, मतलब जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सभी सेल से मेडअप होते हैं। पहला चीज ये हो गया। तो एक चीज़ ये हो गया, और दूसरा चीज़ हो गया यानी जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सारे के सारे सेल से बने होते हैं। और सेल जो होता है फंडामेंटल यूनिट होता है, यानी फंडामेंटल यूनिट होता है। फंडामेंटल यूनिट का मतलब होता है ये बेसिक यूनिट है, इसी से जो है पूरे ऑर्गेनिज्म का निर्माण हुआ है। ऑर्गेनिज्म जो है सेल के बिना कल्पना नहीं किया जा सकता है, तो फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे कि फंडामेंटल यूनिट, स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होता है, फिर इसका डिफिनीशन पढ़ेंगे। तो सेल थ्योरी का मुख्य बात यह था कि जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सारे के सारे सेल के बने होते हैं। दूसरा बात कि सेल जो होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का फंडामेंटल यूनिट होता है। दो बात हो गया जो सेल थ्योरी का कहना था। अभी हम लोग क्या बताएं इंट्रोडक्शन ऑफ में क्या बताएं? सबसे पहले बताएं कि जो रॉबर्ट हुक जो है 1665 में उसका डिस्कवर किए थे सेल का, और उन्होंने नाम भी रखा था, लेकिन डेड सेल पे किए थे। ठीक है, कॉर्क पे किए थे, यानी जो प्लांट सेल होता है उस पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, और वो भी डेड पे किए थे। उसके बाद जो है एंटोनी लुवेनहॉक के बारे में बताए हैं, 1600 यानी 1674 में किए थे लिविंग सेल पर। फिर हम लोग रॉबर्ट ब्राउन आए थे, न्यूक्लियस का रिसर्च किए थे, और ये सेल थ्योरी हो गया। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये तो स्टडी चल रहा था, और ये स्टडी करने के बाद भी साइंस रुका नहीं। सेल थ्योरी जो है सबसे इसका जो है मेरिट तो है, लेकिन एक डिमेरिट भी रह गया। इन्होंने ये बताया ही नहीं कि सेल जो है बनता कैसे है, यानी सेल कैसे बनता है इसके बारे में सेल थ्योरी बताने में असमर्थ, उन्होंने नहीं बता पाया, यानी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये एक साइंटिस्ट आया था बहुत दिनों के बाद 1855 में, यानी 1855 में एक आया था रोडोल्फ विर्चाओ। इन्होंने जो है इनके डिमेरिट को ख़त्म किया, और उन्होंने बताया कि जो भी सेल जो बनते हैं वो अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनते हैं, यानी जो पुराने सेल होते हैं उसी से वो मेडअप होते हैं। विर्चाओ का कहना था। ठीक है, जो काफ़ी क्रांतिकारी ढंग से सेल के स्टडी में जो है ना भूमिका निभाए, और सेल थ्योरी को जो है इसका जो डिमेरिट था उसको उन्होंने पूरा किया। यानी विर्चाओ का कहना था कि जितने सेल बनते हैं, जो सेल डिवीज़न होते हैं, वो पहले वाले ही सेल से वो टूट के बनते हैं, डॉटर सेल से बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक ये था। फिर उसके बाद हम लोग 1931 में, केमिस्ट्री में भी आप लोग पढ़े होइएगा, 1931 में जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज हुआ। लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इस वीडियो में सबसे पहले हम जो शॉर्ट ढंग से पूरे सेल चैप्टर है उसको हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं। फिर जो पार्ट बाय पार्ट जो है उसको एक्सप्लेन करके बताया जाएगा, और इसमें नोट्स नहीं लिखाया जाएगा, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए समझाया जाएगा। नोट्स हम बाद में उसको हम प्रोवाइड करा देंगे। तो 1931 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवर हुआ, और पूरे साइंस में जो है तहलका मच गया, पूरे साइंस में जो है ना क्रांति आ गया, है ना। इसका पावर बहुत ज़्यादा था, वो बहुत छोटे से छोटे चीज़ को भी वो बहुत बड़ा जो है दिखा देता था। तो उसके बाद जो है सेल थ्योरी को समझने में और सफलता मिला। सेल के अंदर स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, है ना, उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है ना, बहुत सारा विभिन्न बातों के बारे में जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा ये किया गया। जितने ऑर्गेनल्स होते हैं उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड या वेकल्स या सेंट्रोसोम या सेल वॉल, सारा चीज़ को
इस माइक्रोस्कोप की सहायता से उसको देखा गया। पहले तो सेल नहीं देखा जा रहा था, अब सेल के अंदर में जो ऑर्गेनल्स है, जो छोटे छोटे जो ऑर्गेनॉइड्स जो होते हैं, उसके बारे में उन्होंने यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से बहुत अच्छे ढंग से देखा जाने लगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, डेवलपमेंट ऑफ सेल, यानी सेल का डिस्कवर कैसे हुआ था वो हम अभी चर्चा कर रहे थे। यानी सेल के डिस्कवर में सबसे ज़्यादा अहम भूमिका जो रॉबर्ट हुक का है 1665 में, फिर ल्यूवेनहॉक का है। ठीक है, हमारे लेक्चर को आप अगर गौर से सुनिएगा और अच्छे ढंग से आप माइंड को यहाँ पे रखिएगा तो मुझे उम्मीद है कि सारी बात आपके दिमाग में जो है बैठ जाएगा, पता ही नहीं चलेगा, सब कुछ याद हो जाएगा क्लास में। तो डेवलपमेंट ऑफ सेल के बारे में यहाँ तक आ गया। अब हम लोग पढ़ते हैं, अब नेक्स्ट चीज़ पढ़ते हैं सेल के बारे में, वो आता है नंबर ऑफ सेल। नंबर ऑफ सेल और शेप ऑफ सेल। शेप ऑफ सेल, ये देखिए, जैसे आपसे पूछा जाएगा कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें कितने नंबर ऑफ सेल होते हैं, तो आप बता नहीं सकते हैं क्योंकि बहुत सारे होते हैं, इतना छोटा है, बहुत सारे ट्रिलियंस में होंगे, मिलियन से भी ऊपर होंगे, ट्रिलियंस में होंगे, तो आप बता ही नहीं सकते हैं। हाँ, कंपैरिजन कर सकते हैं, यानी नंबर ऑफ सेल जो होते हैं, जितने बड़े ऑर्गेनिज्म होंगे, जितने बड़े ऑर्गेनिज्म होंगे, रैट और एलिफेंट है, एलिफेंट, तो नंबर ऑफ सेल जो होंगे वो एलिफेंट में ज़्यादा होंगे, रैट में कम होंगे। यानी जो जितना बड़ा ऑर्गेनिज्म होगा उसमें नंबर ऑफ सेल उतना ही होंगे। क्लियर है, सिंपल बात है। जैसे आपसे पूछा जाएगा एक हाथी है, एक चींटी है, किस में ज़्यादा सेल होगा? हाथी में ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली बात है। अब हम लोग आते हैं शेप ऑफ सेल के बारे में। हाँ, एक बात और है, जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उस सारे के सारे जो सेल होते हैं, नंबर ऑफ सेल भी डिफरेंट होंगे, फंक्शन भी डिफरेंट होंगे, है ना, तो सब डिफरेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी का मतलब सेल जो है वो सेम ही होगा, वो फंक्शन पर डिपेंड करेगा। ठीक है, उसकी चर्चा भी हम लोग करेंगे। जैसे अब जैसे चर्चा कर दिए तो थोड़ा बता देते हैं। जैसे हम लोग के शरीर में लीवर में जो सेल है और जो हम लोग के शरीर में आई यानी आँख में जो सेल है, वह उसका शेप भी अलग होगा और उसका फंक्शन भी अलग होगा और उसका साइज़ भी अलग होगा, शेप साइज़ भी अलग होगा। यानी शेप साइज जो होता है उसके फंक्शन पर डिपेंड करेगा, यानी वो काम क्या करता है फंक्शन पर डिपेंड करेगा। जैसे लीवर में जो सेल होगा उसका काम कुछ और है और आँख में जो सेल है उसका काम कुछ और है, तो उसका शेप साइज डिफरेंट होंगे ही होंगे। यानी हमारे ही ऑर्गेनिज्म यानी हमारे ही बॉडी में देखा जाए तो जो भी सेल है वो अलग अलग शेप के हैं, सेम शेप के नहीं होते हैं। ठीक है, जैसा फंक्शन होगा वैसा सेल होगा। अब जैसे ब्रेन में क्या है, ब्रेन का जो काम होता है नर्व सेल का, वो इम्पल्सेस के द्वारा बताता है, तो उसका अलग ये होता है, शेप होता है। और हमारी किडनी में, लीवर में, इस सब में अलग अलग होता है, तो अलग द्वारा बताया जाता है। तो आप समझ गए होइएगा कि नंबर ऑफ सेल जो होता है यानी बॉडी के उस पर शेप पर डिपेंड करता है और शेप जो होता है उसके फंक्शन पर डिपेंड करता है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। अब तीसरी बात करते हैं, सेल को जो है फंक्शनल और यानी सेल को फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट बोला जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि व्हाई सेल इज कॉल्ड फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट, एक्सप्लेन, तो आप क्या कीजिएगा? तो सबसे पहले हम लोग बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चरल को समझ लेते हैं, फिर हम लोग फंक्शनल को समझ लेंगे। स्ट्रक्चरल यानी इसको फंडामेंटल या बेसिक दोनों सेम ही बात है। ठीक है, यहाँ पर आप फंडामेंटल भी लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, लिखे नहीं है आप फंक्शनल या स्ट्रक्चर यूनिट लिख दिए, फंक्शनल है ना एंड स्ट्रक्चर जो है देते हैं। चलिए, फंडामेंटल फंक्शन। तो इसमें क्या होगा, जैसे जो भी सेल होते हैं यानी सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गेन, और ऑर्गेन से बनता है ऑर्गेन सिस्टम, ऑर्गेन सिस्टम, और इससे जो है बॉडी बनता है, पूरे हमारा जो बॉडी है उससे बनता है।
यानी जिस प्रकार से कोई भी मकान को बनाने के लिए एक छोटी ईंट की ज़रूरत होती है, यानी तो वो मकान का जो बेसिक यूनिट जो होगा, जिसके बिना मकान कल्पना नहीं हो सकता है, वो ईंट हो जाएगा, यानी ब्रिक हो जाएगा, यानी पीसेज ऑफ ब्रिक। उसी प्रकार से यानी ह्यूमन बॉडी में या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, 1.8 मिलियन टाइप्स के हमारे पूरे वर्ल्ड में लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। तो किसी की बात करें तो उसका जो सबसे छोटा जो बना होगा, जो उस सेल के बना होगा, और ग्रुप ऑफ सेल से जो है टिश्यू बनता है, फिर इसके ग्रुप ऑफ से ऑर्गन बनता है, फिर इसके ग्रुप होने से ऑर्गन सिस्टम बनता है, और फिर बॉडी का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से ये जो है पूरे बॉडी का निर्माण होता है। अब इसमें क्या होता है, सेम टाइप के सेल बनेगा तो टिश्यू हो जाएगा, तो सेम फंक्शन करेगा, है ना। तो इसका फंक्शन भी अलग अलग होता है। जैसे आप लीवर का काम अलग होता है, किडनी का काम अलग होता है। तो ये समझ में आ गया होगा कि स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों बोलते हैं, क्योंकि सेल से ही धीरे धीरे जो है बड़ा होकर पूरे बॉडी का निर्माण हुआ है, इसीलिए इसको स्ट्रक्चरल यूनिट बोलते हैं। और ये सबसे बेसिक यूनिट है, सबसे छोटा इकाई है, सबसे छोटा टुकड़ा होता है, बॉडी का सबसे छोटा टुकड़ा होता है, जो धीरे धीरे जो है ये करके बॉडी का निर्माण करता है। अब जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कुछ सेल ऐसे, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिसमें सिंगल सेल होता है, तो ये सब बनेगा ही नहीं, तो फिर वो कैसे जीवित रहते हैं। तो अपना जितना सारा फंक्शन करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं या जो भी करते हैं, फूड ऑर्गेनाइज करते हैं या है ना ब्रीथिंग करते हैं, सारे के सारे वन सेल से वो कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं कर सकते। हम लोगों को खाना पचाने के लिए है ना छोटी हाथ की ज़रूरत हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन का, लीवर का काम जो होगा वो करेगा, तो अलग अलग हम लोग के शरीर में है, तो अलग अलग फंक्शन करेगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये क्लियर हो गया होगा कि स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों होता है ना। वाई स्ट्रक्चरल यूनिट इज मतलब सेल, यानी वाई सेल इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल यूनिट। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सबसे स्मॉल पीस होता है सेल, जिसके द्वारा जो है इसका बॉडी का निर्माण होता है। अब हम लोग फंक्शनल यूनिट बोलेंगे। जैसे अगर हमारे शरीर में किसी दिन लीवर बोलेगा कि आज हम काम नहीं करेंगे, हार्ट बोलेगा कि नहीं आज हमको काम करने का इच्छा नहीं है, आज हम काम नहीं करेंगे, तो क्या हमारा शरीर जिंदा रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। ऑब्वियसली हम लोग ऊपर चले जाएंगे। तो जितने ऑर्गन होते हैं, ऑर्गन तभी काम करते हैं जब सेल काम करेगा। सेल काम करेगा, सेल काम करेगा तभी टिश्यू काम करेगा, टिश्यू काम करेगा तो फिर ऑर्गन काम करेगा, और फिर ऑर्गन काम करेगा तो सारा ऑर्गन सिस्टम काम करेगा, ऑर्गन सिस्टम काम करेगा तो हम लोग जीवित रहेंगे। यानी हम लोगों को जीवित रहने के लिए हमारे शरीर में जो भी फंक्शन हो रहे हैं, जो भी काम हो रहा है, जो भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है, उस सब के लिए हमको ज़रूरत है सेल काम करे, है ना। सारे के सारे सेल फंक्शन में हो, उसे काम करना चाहिए, तभी जाके जो है बॉडी जीवित रह पाता है। तो इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं कि इसको हम लोग फंक्शनल यूनिट बोलते हैं, क्योंकि सारे सेल काम करेगा तो ही हमारा बॉडी पूरे बॉडी काम करेगा, होल बॉडी काम करेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग जो है इंट्रोडक्शन पढ़े हैं, नंबर ऑफ सेल, शेप ऑफ सेल के बारे में बताए हैं, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट कैसे होता है उसके बारे में बताए हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ सेल के बारे में। सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं बस, ये हमारा शायद 4th पॉइंट हो जाएगा, जो भी होगा। ये टाइप ऑफ सेल, टाइप ऑफ सेल के बारे में, ये जो होता है हमारे पूरे धरती पर या जो भी बताया जाए यूनिवर्स में, 2 प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू सेल। एक होते हैं यूनिसेलुलर सेलुलर, और एक होते हैं मल्टी सेलुलर। अच्छा, एक स्टूडेंट क्वेश्चन जब हम पढ़ा रहे थे तो ये क्वेश्चन वो राइज किए थे, क्या सर सेल का जो शेप होता है फिक्स होता है या नहीं होता है? तो हम बताना चाहेंगे कि कुछ सेल ऐसे होते हैं जिसका तो वो तो शेप फिक्स होगा ही होगा, लेकिन कुछ का फिक्स नहीं होता है। जैसे हम लोग के बॉडी में जो WBC है वो यूनिसेलुलर है, लेकिन उसका शेप एंड साइज हमेशा चेंज होते रहता है। अमीबा है वो, उसका भी शेप एंड साइज चेंज होता रहता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर है यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर।
यूनिसेलुलर में वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं जिसका जो मेड है यानी सिंगल सेल से मेड होता है, सिंगल सेल यानी सिंगल सेल का बना होता है और उसका सारा फंक्शन जो है वो मतलब सिंगल सेल के द्वारा ही होता है। इसमें आता है अमीबा आ जाएगा, पैरामीशियम आ जाएगा, बैक्टीरिया भी आते हैं, क्लाइडोमोनास भी आते हैं, है ना। अमीबा और पैरामीशियम ये कॉमन एग्जाम्पल है यूनिसेलुलर का। यूग्लिना भी आता है, बहुत सारा है। मल्टीसेलुलर में हम लोग आते हैं, प्लांट आते हैं, ठीक है, ये सब आ जाते हैं। तो इसमें क्या होता है यूनिसेलुलर में हम लोग आगे थोड़ा पढ़ेंगे, जब ऑर्गेनाइड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो यूनिसेलुलर में कोई भी ऑर्गेनाइड्स नहीं होंगे और न्यूक्लियस भी होता है वो अनडेवलप्ड होते हैं, मतलब होता ही नहीं है ना। तो ये हो गया हमारा यूनिसेलुलर ये। और एक ढंग से और भी बांटते हैं हम लोग सेल को, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, है ना। प्रोकैरियोटिक सेल यानी जो पहले वाले सेल जो होता है उसको बोला जाता है प्रोकैरियोटिक सेल। वो भी उस ढंग से भी हम लोग बांट सकते थे, प्रोकैरियोटिक, कैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। बस अब इसमें हम लोग प्रोकैरियोटिक के बारे में एक क्लास चलेगा तो उसमें विस्तृत रूप से उसका साइज कैसा होगा, उसमें क्या क्या होगा, कैसे फंक्शन करेगा और उसमें क्या डिफरेंस है वो सब बताया जाएगा। फिर यूकैरियोटिक में हम लोग आते हैं, प्रोकैरियोटिक में जो है यानी जो पहले वाले सेल जो है पुराने सेल आते हैं इसमें, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सब समझ में आ रहा होगा। यानी अभी हम बताए हैं टाइप ऑफ सेल, यानी एक होते हैं यूनिसेलुलर, एक होते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो इसमें सिंगल सेल से बना होता है, उसका सारा काम सिंगल से होगा। मल्टीसेलुलर में अलग अलग सेल होते हैं और अलग अलग ऑर्गेन होते हैं। इसमें एक से ज़्यादा सेल होगा। मल्टी का मतलब क्या होता है, मोर देन वन, एक से ज़्यादा सेल होता है इसमें मल्टीसेलुलर में। और प्रोकैरियोटिक बता दिए, ठीक है। अब आगे हम लोग मेन टॉपिक पर आते हैं। अब इसमें कुछ अभी तक जो भी पढ़े हैं उसमें कुछ मेन पॉइंट भी होगा, है ना, वो सब लिखाया जाएगा सारे। जब हम नोट्स बताएंगे तो उस समय बताया जाएगा कि सबसे बड़ा सेल जो होता है वो ऑस्ट्रिच का होता है, यानी शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, एग ऑफ ऑस्ट्रिच होता है। सबसे बड़ा जो होता है लार्ज, आपसे अगर लार्ज पूछा जाए तो ऑस्ट्रिच का आता है ना, सब है ना, यानी शुतुरमुर्ग का होता है। सबसे छोटा अगर पूछा जाए तो बैक्टीरिया का आता है, माइक्रोप्लाज्मा का आता है ना। और इसके बाद हमारे बॉडी में अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा सेल कौन सा होता है तो हम लोग फीमेल में ओवम होता है और सबसे छोटा स्पर्म पाया जाता है। और वैसे पूछा जाए ओवरऑल बॉडी में क्या होता है तो हमारे ब्रेन के जो है सेरिबेलम में जो है ग्रेनुलर सेल है वो पाया जाता है, वो सबसे छोटा होता है। और सबसे लंबा पूछा जाएगा तो वो नर्व सेल होते हैं। जो हमारे ब्रेन का जो सेल होता है वो काफ़ी पतला और काफ़ी लंबा होता है ना, लंबा लंबा होता है, क्योंकि उसका फंक्शन ही वही है। फंक्शन के हिसाब से शेप एंड साइज होते हैं। अभी भी बताए हैं कि जो भी फंक्शन होगा उसी के हिसाब से उसका शेप होगा, है ना। तो वो मेन पॉइंट्स में सब बता दिया जाएगा आपको, वो आपको ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। एंट्रांस में आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिएगा उसमें आपको काम आएगा और दोबारा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा अगर बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। और स्टूडेंट का काम होता है टीचर से डाउट पूछना। अगर आप सारे डाउट को आप पूछते हैं, अगर आप टीचर सामने में सब कुछ को अच्छे ढंग से एक्सप्लेन कर देते हैं, आपकी जिज्ञासा को कम कर देते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में, है ना। सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्योंकि 1931 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गया हुआ था, है ना। तो उसके द्वारा ये बताया गया कि उसके अंदर में क्या क्या है नहीं है। तो सेल के स्ट्रक्चर में जो है दो ढंग का चीज़ देखा गया। पहला चीज़ होता है ऑर्गेनल्स, ऑर्गेनल या ऑर्गेनॉइड्स भी बोलते हैं इसको, ऑर्गेनॉइड्स। और एक होता है मेटाप्लास्ट, मेटाप्लास्ट क्या लिखा रहा है, मेटाप्लास्ट। यानी ऑर्गेनल्स और ऑर्गेनॉइड्स उसको बोलेंगे जो सेल के अंदर लिविंग होंगे, यानी जीवित होंगे। जीवित जो पार्ट होगा, यानी जीवित जो उसमें का जो पार्ट होगा ऑर्गेनॉइड्स होगा, ऑर्गेनॉइड्स उसको बोलते ही हैं, तो उसको हम लोग ऑर्गेनल या ऑर्गेनॉइड्स बोलेंगे। और जो नॉन लिविंग होगा सेल, है ना, नॉन लिविंग पार्ट होगा तो उसको हम लोग मेटाप्लास्ट बोलेंगे। इसमें वैकल्स आ जाता है ना, सेल वाल आता है, सेल वाल भी आता है,
इसमें वैक्यूल्स आ जाता है जो प्लांट में पाया जाता है, बड़ा होता है क्योंकि पानी को उसको ऑब्जर्व करना होता है। सेल वाल होता है, प्रोटीन होता है, फैट का पार्टिकल्स हो जाएगा, सारे के सारे जो है मेटाप्लास्ट में ही आते हैं, सब सेल में होते हैं, फैट सब कुछ प्रोटीन। इसमें आता है ऑर्गेनोइड्स में सेल मेम्ब्रेन आता है, सेल मेम्ब्रेन आता है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया आता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो पावर हाउस इसको बोला जाता है। सेंट्रोसोम आता है जो सेल डिवीजन में जो है अहम भूमिका निभाता है, सेंट्रोसोम। 2 रेट्रो लिखा गया, सेंट्रोसोम, ये हो गया। और भी बहुत सारे आते हैं, इसमें प्लास्टिड हो जाएगा, सब इसमें आते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा, इसमें आते हैं। गोल्जी ऑपरेटर, गोल्जी बॉडी हो जाएगा, वो सारे के सारे सब इसमें आते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है इसको अलग अलग ढंग से पढ़ेंगे इसके, और इसमें एक एक पार्ट को उठाएंगे, एक एक ऑर्गेनॉइड्स को उठाएंगे और उसके बारे में अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करके उसको अच्छे ढंग से बेहतरीन ढंग से समझ के पढ़ेंगे। और फिर उसको बाद में हम नोट्स लिखा देंगे, फिर आप उसको रिवीजन कीजिएगा, जो डाउट होगा हमसे पूछिएगा, तो आपका सारा बात क्लियर हो जाएगा। तो थोड़ा सा हम इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, ऑर्गेनॉइड्स के बारे में थोड़ा ओवरव्यू दे देते हैं। फिर जब वीडियो आएगा या जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें हम पूरे रूप से जो है एक्सप्लेन करेंगे, यानी उसका एक्सप्लेनेशन मिलेगा, मतलब होल रूप से मिलेगा उसका एक्सप्लेनेशन। अभी हम शॉर्ट में बता रहे हैं, थोड़ा थोड़ा शॉर्ट बता रहे हैं, बस इंट्रोडक्शन पार्ट। अब जैसे सेल होते हैं, शेप साइज के बारे में भी बता दिए, डिस्कवर के बारे में भी बता दिए, फंक्शनल यूनिट होता है, स्ट्रक्चरल यूनिट होता है, वो भी बता दिए, है ना। आप अगर अच्छे ढंग से आप ध्यान दीजिएगा तब एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इससे बाहर जाएगा ही नहीं क्वेश्चन। कुछ भी पूछेगा आप बता दीजिएगा। और साइंस को एंजॉय कीजिए, ना कि उसको रटिए, उसको अंडरस्टैंडिंग में रहिए, उसको समझिए, है ना, उसको थिंक कीजिए। अब जैसे एक होता है, अब इसमें स्ट्रक्चर में बहुत सारा आता है, अभी तुम लिखे थे, जैसे सेल मेम्ब्रेन, सेल वाल, ये तो हमारा उसमें चला जाएगा, चलो पार्ट्स में तो सब आ जाएगा। फिर जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड आ जाएगा, सेंट्रोसोम आ जाएगा, उसके बाद गोल्जी बॉडी आ जाएगा, गोल्जी बॉडी या गोल्जी ऑपरेटर भी इसको बोलते हैं, गोल्जी ऑपरेटर या कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर भी बोलते हैं, ऑपरेट करता है इसका। और एक आता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस दोनों में डिफरेंस है, नहीं स्टूडेंट समझता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है SCR होता है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो हम लोग अभी बता रहे हैं कि इसको हम लोग जो है अगर पढ़ाएंगे तो आधा घंटा एक ही टॉपिक में लग जाएगा, तो हम थोड़ा शॉर्ट कर रहे हैं। अब जैसे सेल मेम्ब्रेन जो होता है सबसे ऊपर होता है, अब इसमें साइटोप्लाज्म के बारे में तुम लिखे नहीं, सब इसी में आ जाएगा। साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म जो पुरकिंजे दिया था 1800 यानी 1839 में दिया था पुरकिंजे ने, उनका कहना था कि सेल के अंदर एक लिक्विड होते हैं जिसको उन्होंने प्रोटोप्लाज्म नाम रखा था। फिर उसमें साइटोप्लाज्म ये आता है, न्यूक्लियोप्लाज्म आता है, प्रोटोप्लाज्म, इसी के अंतर्गत जो है साइटोप्लाज्म आता है ना, और ये न्यूक्लियोप्लाज्म आता है, न्यूक्लियोप्लाज्म आता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियस को पढ़ेंगे, ठीक है, तो इस सब के बारे में बताया जाएगा। फिर इसमें जो है इतना बात पढ़ेंगे तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न कैसे होता है, इसके कितने फेज होते हैं, क्यों ज़रूरी है, वगैरह वगैरह बहुत सारा बात से पढ़ेंगे, ठीक है। तो थोड़ा बहुत दे रहे हैं ओवरव्यू, और भी बहुत सारा चीज़ है। अब इसमें एक और आता है कि जो है सेल का जो है ऑस्मोसिस डिफ्यूजन के बारे में पढ़ा जाता है, डिफ्यूजन, है ना, डिफ्यूजन के बारे में भी पढ़ा जाता है, ऑस्मोसिस प्रोसेस पढ़ा जाता है,
मोसिस प्रोसेस भी पढ़ा जाता है, ठीक है, तो इसमें ये सब भी पढ़ा जाएगा। सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो सबसे आउटर लेयर जो होता है सेल का, यानी सेल का सबसे आउटर लेयर जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन होगा। ये सभी सेल में होगा, ठीक है, चाहे वो यूनिसेलर हो, चाहे वो अमीबा हो, चाहे पैरामीशियम हो, क्लेमाइडोमोनास हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे एल्गी हो, चाहे कुछ भी, प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक, सभी में होगा सेल मेम्ब्रेन। ये प्रोटेक्ट का काम करता है और इसके अंदर जितने ऑर्गेनाइड्स होता है उसको एक सेफ साइज में उसको बना के रखता है, उसको बाहर नहीं आने देता है। और इसके बाद इसको सेल मेम्ब्रेन को सेलेक्टिव पेरीमेएबल या सेमी पेरीमेएबल बोला जाता है, यानी सेलेक्टिव पेरीमेएबल या इसको बोला जाता है सेमी पेरीमेएबल, क्योंकि सेल के अंदर किसको ले जाना है किसको लाना है ये डिसाइड ये सेल मेम्ब्रेन करेगा। कौन आएगा कौन नहीं आएगा इसका डिसाइड कौन करेगा, तो सेल मेम्ब्रेन करेगा। किसको सेलेक्ट करना है किसको अनसेलेक्ट करना है, नहीं तो कोई भी एंट्री कर जाए कोई भी बाहर चला जाएगा, कोई भी अंदर जाएगा कोई भी बाहर चला जाएगा, तो फिर सेल का स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा। इसीलिए सेल मेम्ब्रेन का काम होता है, मेन फंक्शन होता है, जितने ऑर्गेनाइड्स होता है उसको मतलब उसके अंदर में वो ये करके रखता है। और इसके अंदर न्यूक्लियस होता है और यहाँ से यहाँ तक जो होता है वो साइटोप्लाज्म हो जाएगा ये अंदर में, और इसके अंदर जो है न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है। यानी ये जो न्यूक्लियो मेम्ब्रेन जो हो जाएगा और ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर में जो हमारा जो लिक्विड होगा उसको हम लोग बोलेंगे साइटोप्लाज्म, और अगर टोटल को मिला दिया जाए तो प्रोटोप्लाज्म हो जाएगा, जो पुरकिंजे 1839 में दिए थे। ठीक है, आपसे पूछ सकता है प्रोटोप्लाज्म का डिस्कवर किसने किया था, पुरकिंजे ने किया 1839 में। सेल वॉल जो होता है एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर होता है प्लांट के लिए, क्योंकि प्लांट बाहर में होता है और खुले वातावरण में होता है, उसको बहुत सारा बारिश पानी आंधी तूफान से लड़ना पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए सेल वॉल होता है जो इसके बाहर में होता है, वो प्रोटेक्ट करने का काम करता है, जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट में पाया जाता है। और वह सेल वॉल जो बना होता है वो बना होता है हेमी सेलुलोज का बना होता है, और यहाँ जो सेल मेम्ब्रेन है वो जो बना होगा वो लिपिड प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, इसका बना होता है, ये बना रहेगा हेमी सेलुलोज का बना होता है। सेल वॉल जो है प्रोटेक्टिव लेयर होता है, वो एक्स्ट्रा प्रोटेक्ट करके रखता है प्लांट को, प्लांट जो सेल होते हैं उसको। अब जैसे इसमें प्लास्टिड है, प्लास्टिड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्लास्टिड जो होता है प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। प्लास्टिड का भी अलग अलग काम होता है, उसमें 3 प्रकार के पढ़ेंगे प्लास्टिड में, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट पढ़ेंगे। क्रोमोप्लास्ट का अलग काम है जो कलर के लिए रिस्पॉन्स होता है। क्लोरोप्लास्ट का काम है फोटोसिंथेसिस कराना और भोजन को ऑर्गेनाइज करना और उसको स्टोर करके रखना, पैकेज करना। ठीक है, और ल्यूकोप्लास्ट का काम होता है जो रूट्स जहाँ पे कोई कलर नहीं होता है ना, वहाँ पाया जाता है। ठीक है, अब इसमें होता है एक माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है। पावर हाउस किसको बोलते हैं, जहाँ पे सारा कुछ स्टोर होता है, मेन चीज़ होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है एटीपी के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है। ये साइकिल यहाँ पे चलता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और ये यहाँ पर श्वसन भी होता है। सेल जो है ना सांस जो लेता है वो माइटोकॉन्ड्रिया से लेता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर ऑफ हाउस बोला जाता है, सेल का पावर हाउस बोला जाता है, क्योंकि सारा एनर्जी जो है रेगुलेट माइटोकॉन्ड्रिया ही करता है। इसमें डबल लेयर भी पाया जाता है, इसमें न्यूक्लियस भी पाया जाता है, क्योंकि पूरे सेल में सबसे बड़ा जो है माइटोकॉन्ड्रिया होता है। प्लांट में प्लास्टिड हो जाएगा। ठीक है, वैसे ओवरऑल प्लास्टिड होता है, लेकिन एनिमल सेल की बात करेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। बड़ा होता है तो इसके अंदर बहुत सारा स्ट्रक्चर क्रिस्टी उस्टी सब भी होता है, सब कुछ। अब जैसे सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम का काम होता है मेन सेल डिवीजन करना। सेल डिवीजन के लिए ये रिस्पॉन्स है सेंट्रोसोम। और हमारे ब्रेन का जो सेल है उसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, और कहीं पाया भी जाता है तो वो डिवीजन नहीं करता है। सेल डिवीजन जो है सेंट्रोसोम के बिना हो ही नहीं सकता है। जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है वो बाहर भी होता है सेंट्रोसोम, इसका काम होता है डिवीजन करना। ब्रेन में सेल डिवीजन नहीं होता है, इसीलिए ब्रेन में कैंसर नहीं होता है, ब्रेन में ट्यूमर होता है। ठीक है, यानी जब हम लोग पढ़ेंगे कैंसर क्या होता है वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। जो जब सेल का अनडेवलप मतलब ये रुकता नहीं है, सेल डिवीजन जब नहीं रुकता है किसी कारण से, तो उसको हम लोग कैंसर बोलते हैं। खैर इसको रखिए। अब जैसे गोल्जी बॉडी है, गोल्जी ऑपरेटर है, इसका काम होता है ट्रांसपोर्ट का। जैसे किस सेल में क्या चीज़ कमी है, किस ऑर्गेन्स में क्या कमी हो गया है ना, कोई चीज़ भेजना है, सेंड करना है एक जगह से दूसरी जगह, तो उसका काम हो गोल्जी ऑपरेटर का, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का काम होता है। इसीलिए इसमें जो है ना नली टाइप का स्ट्रक्चर पाया जाता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें विस्तृत रूप से उसमें अध्ययन करेंगे। अब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें 2 प्रकार का होता है, एक स्मूथ होता है, एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ में क्या होगा, पैकेज का काम करेगा, फैट को जो है सिंथेसिस करता है। और यहाँ पर रफ पर क्या होता है, वहाँ पर राइबोसोम पाया जाता है।
जो राइबोसोम तो हम लिखे नहीं है। राइबोसोम क्या होता है, पूरे ऑर्गेनॉइड्स में सबसे छोटा स्ट्रक्चर होता है। सबसे बड़ा हो गया आपका कौन सा, माइटोकॉन्ड्रिया। अगर एनिमल में पूछेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया, ओवरऑल पूछेगा तो प्लास्टिड, है ना। और सबसे छोटा अगर पूछेगा तो हो जाएगा हमारा राइबोसोम। तो जिस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम होगा वो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है राइबोसोम को, क्योंकि बिना उसके प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा, सिंथेसिस ही नहीं होगा। और प्रोटीन हमारे शरीर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है वो लोग जानते ही हैं। बिना प्रोटीन के कुछ नहीं हो सकता, ग्रोथ ही नहीं होगा। अगर सेल डैमेज होगा उसका रिपेयर ही नहीं होगा। ये हो गया। अब जैसे हम लोग न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लियस जो होता है उसको हेड ब्रांच है सेल का, कौन काम कर रहा है कौन नहीं काम कर रहा है उसका काम होता है न्यूक्लियस का देखभाल करना और सारे को काम कराना। ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ सेल है, इसका काम होता है। और बहुत सारा सेल डिवीजन करना सबको। और एक और पाया जाता है लाइसोसोम पाया जाता है, और बहुत सारी चीज़ तो हम लिखे ही नहीं। लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम, अरे लाइसोसोम, ठीक है, आप इस पे नहीं देख लीजिए। लाइसोसोम होता है। लाइसोसोम में हाइड्रोक्लोरिक एंजाइम पाए जाते हैं, जो अगर कोई सेल खराब हो जाएगा या कोई ऑर्गेनाइड्स खराब हो जाएगा तो उसको ये एंजाइम वहाँ पे वो छिड़का जाता है ताकि वो सेल साफ हो जाए। इसको जो है ना सुसाइडल बैग्स भी बोला जाता है, मतलब आत्महत्या की थैली। सुसाइडल का मतलब क्या होता है, जैसे आत्महत्या करना। इसको आत्महत्या की थैली क्यों बोला जाता है?